आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित संशोधित सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं के लिए, जो कि जुलाई में फिर से निर्धारण किया गया। जो अप्रैल में पाठ्यक्रम आया था उसमें संशोधन किया गया, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते चारों ओर स्थिति बिल्कुल ही बड़ी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में पाठन जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। विद्यालय में बच्चे नहीं आते हैं, शिक्षकों से सीधे वह इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ऑनलाइन ही एक सहारा है जिससे कि हम पढ़ाई को अपनी जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे संस्थानों में तो बहुत अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर यह थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है। किसी भी संगठन में यह 100% इसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। फिर भी इस प्रयास सभी संगठनों द्वारा हो रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच बनाई जा सके। ऐसे में चूंकि वैश्विक महामारी है और छात्र जो है विद्यालय नहीं आ पाते हैं, तो सीबीएसई ने भी देखा कि भाई चलो इसको हम लोग कुछ जो है बच्चों को रिलीफ दे दें, जिससे कि वो आसानी से अपने पाठ्यक्रम को तैयार कर सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। इसी कारण से जुलाई के महीने में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बदलाव किए और बहुत सारे पाठ को आपके जो पाठ्य पुस्तक हिंदी है उसमें से हटा दिए। हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हिंदी आपका पाठ्यक्रम है सीबीएसई का कक्षा 11वीं के लिए, उसमें जो पुस्तकें आपको सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गई हैं वह 3 हैं। पहली पुस्तक है आरओ भाग 1। यह एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। दूसरी है विधान भाग 1, यह भी एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तीसरी है व्यक्ति और माध्यम, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है यह भी। आरओ भाग 1 में आपका काव्य खंड और गद्य खंड है और उसी से प्रश्न आपके जो परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है। वितान भाग 1 यह पूरक पुस्तक है, यानी आरओ भाग 1 जो है आपकी मुख्य पुस्तक है, वितान आपकी पूरक पुस्तक है। वितान में कहानी, संस्मरण, निबंध इत्यादि के माध्यम से आपके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए इसमें क्या है, पत्र है या फिर अनुच्छेद लेखन है या फिर रिपोर्ट है, विज्ञापन लेखन है, प्रेस विज्ञप्ति है या फिर कार्यवृत्त है। इनकी लिखने के बारे में जानते हैं या इनमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। जनसंचार है, उसके बारे में क्या 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 उसके अवयव हैं और उसके क्या महत्व है हमारे जीवन में। जनसंचार के माध्यम के क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पर इसको हम जानते हैं। तो यह ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है कहीं अगर मिलता है ऑनलाइन या किसी माध्यम से, तो जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है उससे ही आप इस पुस्तक को खरीदें। हो सकता है बाजार में अन्य भी मिल जाए अभिव्यक्ति और माध्यम के। आप कोशिश करिए कि पहले एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित को प्राप्त करें। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी आप लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो मूल्यांकन होता है यानी परीक्षा जो होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो आपका पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन होता है, यह लिखित होती है और लिखित होती है 80 अंक धारण किए होती है। दूसरा है आंतरिक मूल्यांकन होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, यह 20 अंक का होता है। अब पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन जो आपको इसको फॉर्मल आप टेस्ट कह सकते हो, इवैल्यूएशन कह सकते हो। तो फॉर्मल इवैल्यूएशन में आपको आरोह, वितान और अभिव्यक्ति तथा माध्यम जो तीनों पुस्तकें हैं उनसे आपको प्रश्न दिए जाते हैं। बहुविकल्पी, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरी प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं और कुल मिलाकर यह 80 अंक के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन में जो आपका विषय अध्यापक होता है वह आपका मूल्यांकन करता है। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, श्रवण यानी लिसनिंग, वाचन स्पीकिंग और प्रोजेक्ट यानी परियोजना। श्रवण 5 अंक का होता है, वाचन 5 अंक का होता है और परियोजना 10 अंक का होता है। कुल मिलाकर यह 20 अंक का होता है। इस प्रकार से जो आपकी पूरी परीक्षा होती है लिखित और आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से वह 100 अंक की होती है। अब हम बात करते हैं जो आपका लिखित मूल्यांकन है यानी पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन है, उसी के सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और इसमें किस तरह के पैटर्न आएगा पेपर का उसकी चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है। तो कक्षा 11वीं जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, आधार यानी कोर है, उसको कहते हैं हिंदी कोर कहते हैं। इसका जो कोड संख्या सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है वो 302 है। ठीक है, और ये 2020-21 के लिए जो पाठ्यक्रम अभी बनाया गया है
उसमें किस प्रकार का पेपर पैटर्न होगा उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें जो विषय है और अंक आप देख रहे हैं, बीच में विषय लिखा हुआ है और सबसे दाहिने में अंक लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है क खंड, इसमें अपठित अंश आता है। अपठित मतलब जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, औपचारिक रूप से विद्यालय में या अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया दिया गया है, वहाँ से आपको कोई काव्यांश या कोई गद्यांश दिए जाते हैं और उन गद्यांश काव्यांश से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनको पढ़कर समझकर लिखना होता है। यह 15 अंक का होता है और अपठित गद्यांश एक इसमें दिया जाता है और उसको पढ़कर आपको जो बोध ग्रहण करते हैं उस पर आपको गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न एक एक अंक के होते हैं, यानी 10 प्रश्न होते हैं, चाहे तो वह बहुविकल्पी हो सकते हैं या फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, जिनका कि सबका एक एक अंक होगा और कुल मिलाकर यह 10 अंक के होंगे। दूसरा देखिए, अपठित काव्यांश आपको दिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले कहा, इस पर भी आपको काव्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 5 बहुविकल्पी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और एक एक अंक के होंगे, यानी कुल मिलाकर 5 अंक का यह होगा। तो देखिए आप 10 और 5 15, यानी अपठित अंश से आपको 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ख खंड देखिए, इसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आता है। कार्यालय हिंदी में पत्र लेखन है या कार्यालय की भाषा है उसकी बात होती है, जबकि रचनात्मक लेखन में आपको हमने बताया अनुच्छेद, दृश्य लेखन, रिपोर्ट लेखन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यवृत्ति, इन सब की बात होती है। इनको लिखने की शैली और इनकी जानकारी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 25 अंक धारण किए होता है। इसमें देखिए पहली क्या स्थिति है कि ये किस आधार पर होता है, ये व्यक्ति और माध्यम की जो आपकी पुस्तक है उसी से यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली जो उसमें आती है, दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन विकल्प सहित, यह निबंधात्मक प्रश्न होता है, 5 अंक का होता है, एक ही प्रश्न होता है, यानी कि ऐसे टाइप का प्रश्न होता है। अर्थात आप अनुच्छेद इसमें लिखेंगे या दृश्य या फीचर दृश्य लेखन करेंगे, ठीक है, 5 अंक का होगा और कोई भी घटना दी गई होगी या कोई स्थिति दी गई होगी प्रश्न पत्र में, उसी के आधार को आधार बनाकर आपको लिखना होता है और यह 5 अंक का होता है। दूसरा देखिए, औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में यानी शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र या फिर संपादक को कोई पत्र आप लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र हो जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में मित्र अपने परिवारजनों को या किसी शुभचिंतक को या निमंत्रण पत्र लिखते हैं, ये सब जो अनौपचारिक पत्र होता है, हम जब पढ़ाएंगे इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह भी 5 अंक का निबंधात्मक प्रश्न हो, एक ही प्रश्न होता है और निबंधात्मक होता है। तीसरा व्यवहारिक लेखन होता है, जिसमें प्रतिवेदन है, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। एक तो प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा और एक प्रश्न होगा वह 2 अंक का होगा, यानी कि आपको प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति या कार्यवृत्ति या फिर परिपत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर 2 प्रश्न होंगे और उनके अंक 5 होंगे। क्लियर है? शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और बहुविकल्पी होने के साथ साथ एक एक अंक धारण किए होंगे, यानी इस प्रकार से कुल आपको 5 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएं। शब्दकोश में क्या होगा, जैसे जनसंचार में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर कार्यालय में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, वह सब आपको इसमें शब्दों के बारे में दिया जाता है, उसको आपको लिखना होता है। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर से संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न है, एक 3 अंक और एक 2 अंक का। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम में आपका समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या अन्य जो भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं वह उसके माध्यम के रूप में होते हैं। इसके अलावा पत्रकारिता जो होती है उसमें क्या क्या अवयव होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, उस पर प्रश्न होते हैं, यानी ये 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा, कुल मिलाकर यह 5 अंक का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए जो कार्यालय हिंदी है और रचनात्मक लेखन कुल मिलाकर 25 अंक धारण किए होता है।
यानी 25 और उधर अपठित अंक 15 यानी 40 अंक हो गया। अब बात होती है आपकी पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक में आपकी मुख्य रूप से आरोह और वितान की बात होगी और उन दोनों से आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं आरोह को। आरोह से आपको 30 अंक के प्रश्न होंगे और इसमें पहला जो अ भाग है उसमें काव्य काव्य भाग होगा, काव्य खंड होगा। काव्य खंड में क्या आपको आएगा, यह 15 अंक का होगा। किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न होंगे। 2 अंक के तीनों प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न 2-2 अंक के, यानी कुल मिलाकर आपको 6 अंक के ये प्रश्न होंगे और साथ में उन विकल्प भी दिया गया होगा। विकल्प यानी कि आपको कोई काव्यांश दिया गया होगा, उसमें से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न दे दिए, 3 को आपको उत्तर लिखने होंगे और वो 2-2 अंक के होंगे। इस तरह से 6 अंक के ये प्रश्न होंगे। एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के 2 होंगे। कोई काव्यांश दे दिया जाएगा छोटा, उसका सौंदर्य बोध में भाव सौंदर्य या फिर शिल्प सौंदर्य की बात हो सकती है, उससे संबंधित 2 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे, यानी कुल मिलाकर 4 अंक होगा। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघुत्तरीय 1 3 व 1 2 अंक का विकल्प सहित ये प्रश्न दिए जाएंगे। यानी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। क्या कहाँ से दिए जाएंगे? जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविताएं दी गई हैं, काव्य दिया गया है, वो कविताएं, उनका जो विषय वस्तु सब्जेक्ट क्या है उस पर आधारित यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास वाले भाग में किसी कविता के या किसी पाठ के अभ्यास वाले भाग से दिए जाते हैं सामान्यतः। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 5 4 9 और 6 15 यानी कुल 15 अंक का काव्य भाग हो गया। बात करते हैं खंड ब की। इसमें गद्य भाग है, यह भी 15 अंक का है। इसमें एक आपको गद्यांश दिया गया होगा, आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया गया होगा और उस पर अर्थग्रहण संबंधित आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ भी, और तीनों 2-2 अंक के होंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी 6 अंक होगा। यानी गद्यांश कोई भी उठा के दे दिया जाएगा पैराग्राफ, और उस पर ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे। दूसरा है पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न। आपको जो पाठ है, यानी गद्य जो पाठ है, कोई निबंध है, कोई कहानी है या कोई संस्मरण है, ठीक है, या जैसे आपका पाठ है एक मियां नसरुद्दीन शाह, उससे कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पे से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 3-3 अंक के होंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पैराग्राफ नहीं होगा, यानी कि जो भी पाठ हैं उन पाठों से आपके जितने भी पाठ गद्य के हैं जो सिलेबस पाठ्यक्रम में है, उनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 3 का उत्तर देना है और वह तीनों के अंक होंगे 9। ठीक है, तो यह 9 और 6 15, यानी 15-15 30 हो गया आरोह भाग से। अब बात करते हैं वितान की। वितान भाग 1 से, तो इसमें 10 अंक के प्रश्न आते हैं। और कौन से प्रश्न आते हैं? तो पहला है, ये देखिए, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघुत्तरीय प्रश्न, 2-3 अंक के व 2-2 अंकों के प्रश्न। 4 लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि जो 2 प्रश्न होंगे वो 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक हो गया, और जो 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, वह 4 अंक का हो गया, यानी 6-4 10 अंक का वितान से आपसे पूछा जाएगा, जिनमें जो 2 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के होंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कुल मिलाकर 40 अंक जो पाठ्य पुस्तक की बात हो रही थी आरोह और वितान से, वह यहाँ पर पूरा हो गया। यानी जो लिखित परीक्षा आपकी होती है 80 अंक की, उसमें 15 अंक आपको हो गया अपठित अंक से, 25 अंक हो गया कार्यालयी हिंदी एवं रचनात्मक लेखन से 40 अंक, और 40 अंक आपका आरोह वितान मिलाकर हुआ। तो इस तरह से आपका 80 अंक हो गया। इसके अलावा जो 20 अंक हमने पहले ही बताया था, वह आंतरिक मूल्यांकन है, यानी इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें जो श्रवण और वाचन होंगे, तो श्रवण और वाचन 10 अंक के होंगे, यानी श्रवण 5 अंक का होगा, वाचन भी 5 अंक का होगा, और परियोजना जो प्रोजेक्ट होगा वह भी 10 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर यह 20 अंक के प्रश्न होंगे। तो उधर लिखित परीक्षा के माध्यम से 80 अंक और इधर आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से 20 अंक,
यानी कुल मिलाकर आपके 100 अंक का ये प्रश्न पत्र हिंदी का बनता है। अब जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें करना क्या होता है, तो इसमें देखिए 5 अंक का जो श्रवण होता है, वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थ ग्रहण करना होता है, वार्तालाप करना होता है, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर समझना होता है, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को समझना होता है। यानी कोई भी आपको पैराग्राफ बोला जाएगा या फिर कोई वार्तालाप होगी आपके सामने, वाद विवाद हो सकता है, भाषण होगा, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, कविता पाठ होगी ध्यान से सुनना होगा और सुनने के बाद उसको आपको प्रत्युत्तर करना होता है, आपको अभिव्यक्ति करनी होती है। इसी पर आपको 5 अंक होते हैं। कई बार क्या करते हैं कि पैराग्राफ या काव्य पाठ या कोई भाषण बोलकर उससे आपको जो अध्यापक होते हैं छोटे छोटे मतलब 5 लघुत्तरीय प्रश्न दे देते हैं 1-1 अंक के, और 5 अंक उस पर आप त्वरित आपको समय 5 मिनट का दिया जाता है या उससे भी कम समय दिया जाता है, लिख के आप तुरंत जमा कर देते हैं। तो अगर आप सारे 5 का सटीक उत्तर देते हैं 5 अंक आपको मिल जाते हैं। दूसरा हो गया वाचन जो कौशल है, वाचन यानी कि स्पीकिंग, यह भी 5 अंक का होता है। इसमें आपसे भाषण बुलवाया जा सकता है, आशु भाषण बुलवाया जा सकता है, सस्वर कविता पाठ बुलवाई जा सकती है, या डिबेट में आपसे भाग लिया जा सकता है, या कोई कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए कहा जा सकता है, या फिर कहानी या कथा सुनाने के लिए या परिचय देने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि आपको मौखिक अभिव्यक्ति करनी होती, सटीक शब्दों में करनी होती है, और इस तरह से आप अगर अच्छे से प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु के अनुरूप बोल पाते हैं सटीकता से, तो आपको 5 के 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कौशलों के अंतरण का मूल्यांकन। तो जो श्रवण है उसमें क्या करना होगा, परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझने की सामान्य योग्यता हो, ठीक है। छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है। परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को स्पष्ट समझने की योग्यता है। दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझने के ढंग और निष्कर्ष निकाल सकने की योग्यता है। जटिल कथनों के विचार बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करने की क्षमता है। इन पर आपका मूल्यांकन होता है। वाचन में देखिए क्या है, जो स्पीकिंग उसमें केवल अलग अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है। परिचित संदर्भों में केवल छोटे संबंध कथनों का सीमित शुद्धता के से प्रयोग करता है। अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है। अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप से प्रस्तुत करता है। उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है। यानी कि जो वाचन है उसमें आपको यह देखा जाता है कि आप कितना धारा प्रवाह बोल पाते हैं, विषय वस्तु के कितने सटीक होते हैं, अपरिचित कोई विषय संदर्भ दे दिया गया, स्थिति दे गया तो उस पर कितना आप तार्किक ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यह जो है वाचन जो कौशल है उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी भाषण आप बोलेंगे तो आप उस विषय वस्तु से कितना तारतम्य रख पाते हैं, आपके बोलने की जो धारा प्रवाह है वो कितनी अच्छी है, साथ में जो उच्चारण आप करते हैं प्रभावशाली ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखकर आपको मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट वर्क है यानी परियोजना का कार्य है, यह 10 अंक का होता है। इसमें देखिए जो विषय वस्तु यानी यह जो टॉपिक आपको दिया जाता है उस टॉपिक से आपके 10 में से 5 अंक दे दिए जाते हैं, यानी आधे अंक वहीं दे दिए जाते हैं। दूसरा है इसकी भाषा व प्रस्तुति। अगर भाषा और जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं टॉपिक का, उस पर आपके 3 अंक होते हैं। और तीसरा होता है शोध एवं मौलिकता, वह उस पर 2 अंक होते हैं। शोध और मौलिकता से तात्पर्य ये हो गया कि कोई भी टॉपिक आपको दिया गया तो आप ऐसा नहीं कि हूबहू कहीं पुस्तक से या फिर इंटरनेट से या कहीं अन्य माध्यम से समाचार पत्रों से उठाकर वैसे ही उसको आप अपनी कॉपी में छाप देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि उसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। उनमें अपनी जो आपका व्यक्तित्व है उसमें समाहित होना चाहिए कि आप उस पर क्या नज़रिया रखते हैं विषय वस्तु पर। इसी कारण से उसको शोध कहा जाता है, रिसर्च। आपके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, उनसे एक अच्छी सा वस्तु को कैसे बना पाएंगे, यही तो शोध कहलाता है।
और आपको इसी तरह से बहुत सारे जो है साहित्यिक जो मतलब कि किसी कवि के बारे में अगर करना है तो आप उसको आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, यानी उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको बखान करेंगे, बुराइयाँ उसको भी बखान करेंगे, अंत में अपना निष्कर्ष देंगे कि वह सामाजिक रूप से कितना प्रभावशाली थे या साहित्य के क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव आंका जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 अंक का ये हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम से आपके पाठ हटा दिए गए हैं, यानी कि 11वीं हिंदी जो कोर है, जो आरोह भाग 1 है, उससे कौन कौन से चैप्टर्स आपको हटा दिए गए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गद्य खंड है, गलती से ऊपर काव्य खंड लिख गया है, आप लोग इस पे जाएंगे नहीं, क्योंकि यह हमने जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो शायद इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, तो आप उसको ध्यान न देंगे, हम जो बता रहे हैं उसको देखिए। तो काव्य खंड में सॉरी, काव्य नहीं, वो गद्य खंड जो ऊपर दिया गया है वो काव्य खंड नहीं गद्य खंड है। तो गद्य खंड में पहला जो आपको पाठ हटा दिया गया वो सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल है, वो पाठ आपको हटा दिया गया। दूसरा है सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप है, उसको भी हटा दिया गया है। बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण है, उसको हटा दिया गया है। चौथा आपका मन्नू भंडारी का रजनी है, उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर राम नरेश त्रिपाठी जो पथिक दिया गया है वह गलती से यहाँ गद्य खंड में छप गया है, जबकि यह है पद्य खंड यानी काव्य खंड का है। नीचे जो गद्य खंड लिखा है वह काव्य खंड, उसको आप मानिए। और इसमें से जो चैप्टर हटाए गए हैं, पहला तो ऊपर ही आ गया राम नरेश त्रिपाठी का जो पथिक है वह हटा दिया गया। त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक महादेवी का हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये दोनों ही हटा दिए गए। अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक, यह पाठ हटा दिया गया, यानी काव्य खंड से 4 त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक महादेवी हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसके अलावा अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक और राम नरेश त्रिपाठी का पथिक, यह 4 पाठ काव्य खंड से हटा दिए गए। जबकि गद्य खंड से सत्यजीत राय के अप्पू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, राम नरेश त्रिपाठी का बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, मनु भंडारी का रजनी, ये 4 पाठ हटा दिए गए हैं। तो बच्चों मित्रों, उम्मीद है कि यह जो पाठ्यक्रम अभी संशोधित पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा दिया गया, आपको पढ़ने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए, वैश्विक महामारी के दौर में आप चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर पढ़ सकें। इससे भले आप विद्यालय नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब आपको पाठ्यक्रम रिड्यूस कर दिया गया, सिलेबस छोटा कर दिया गया, तो आसानी से आप उसको पढ़कर अपनी जो भी परीक्षा भविष्य में आपकी होगी उसको आसानी से आप दे सकते हैं। उम्मीद है सबको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।